पेंट हाउस की कांच की दीवारों पर बारिश तेजी से टकरा रही थी और नीचे पूरा शहर किसी टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड की तरह चमक रहा था। बेडरूम के अंदर सफेद संगमरमर के फर्श पर खून धीरे धीरे फैल रहा था। रोहित बिस्तर के कोने के पास लेटा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। कमरे में खून की अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके ठीक ऊपर माया खड़ी थी, उसकी पत्नी, वही औरत जिसके लिए उसने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया था, रात रात भर जागकर कोडिंग की थी और अपने हर एक सपने की कुर्बानी दे दी थी। माया के हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन वो कोई पछतावा नहीं था, वो सुकून था। उसके बगल में करण खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बड़े आराम से अपने कफलिंग से ठीक कर रहा था। आखिरकार करण धीरे से बुदबुदाया, जीनियस मर ही गया। रोहित ने हिलने की कोशिश की, पर वो नहीं हिल सका। जहर उसकी नसों में तेजी से फैल रहा था। माया उसके पास नीचे बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो प्यार के आंसू नहीं थे। सब तुम्हें कितना अच्छा पति समझते थे, वो बहुत प्यार से बोली। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि तुम मेरे कितने काम के थे। रोहित ने उसे देखा। काम के, इस एक शब्द ने जहर से भी ज्यादा दर्द दिया। तुम्हें हमारा पहला ऑफिस याद है? माया ने पूछा। वो छोटा सा कमरा, वो रातें जब तुम कोडिंग करते थे और मैं सोती थी। रोहित की उंगलियां थोड़ी हिली। मैंने शुरुआत से ही तुम्हारा इस्तेमाल किया, उसने अपनी बात जारी रखी। करण और मैंने सब कुछ पहले से प्लान किया था। वो इन्वेस्टर्स, मेरा झूठा इमोशन सपोर्ट, हमारी शादी, सब कुछ एक नाटक था। करण जोर से हंसा। तुमने सारे सिस्टम बनाए, माया कंपनी का चेहरा बनी, और अब यह पूरी कंपनी हमारी है। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका सीना भारी हो गया। माया उसके और करीब आई। तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उसने रोहित के कान में कहा। तुम सचमुच मुझसे प्यार करते थे। रोहित के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। इसलिए नहीं कि वह मर रहा था, बल्कि इसलिए कि इस आखिरी पल में भी उसके दिल का एक हिस्सा अब भी माया से प्यार करता था। बाहर बिजली कड़की, कमरे में अंधेरा छा गया। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह मर गया। और फिर अचानक उसकी आंख खुली। अध्याय 1, शादी से एक दिन पहले। रोहित अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वह तेजी से सांसें ले रहा था, जैसे उसकी छाती में हवा कम पड़ गई हो। जहर का वो दर्द गायब था। वह आलीशान पेंट हाउस भी गायब था। इसके बजाय वह अपने पुराने बेडरूम में था। वही हल्की नीली दीवारें, वह छोटा सा स्टडी टेबल और छत का पुराना पंखा जो चलते हुए टिक टिक की आवाज कर रहा था। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसने टेबल पर रखे कैलेंडर की तरफ देखा। शादी से ठीक एक दिन पहले की तारीख। उसके हाथ कांपने लगे। वह भागकर शीशे के सामने गया। वही जवान चेहरा, चेहरे पर न कोई स्ख्म था, न थकान, और न ही अभी तक उसे कोई धोखा मिला था। वह फिर से 26 साल का हो चुका था, जिंदा। कुछ मिनटों तक वह बस वहीं खड़ा रहा और गहरी सांसें लेता रहा। फिर अचानक यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। वह शादी, वो धोखा, वो कंपनी, और फिर उसकी मौत। और इन सब के नीचे छिपा था उसका सबसे बड़ा सच, उसकी असली पहचान। रोहित का यह सच कोई नहीं जानता था, माया भी नहीं। वह सिर्फ एक मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। इंटरनेट की अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में लोग उसे घोस्ट के नाम से जानते थे। दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा हैकर। बड़ी बड़ी सरकारें उसका सुराग ढूंढने के लिए परेशान रहती थीं और बड़ी कंपनियां उसके साइबर हमलों को रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च करती थीं। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में उसने माया के प्यार में पड़कर अपनी इस ताकत को छोड़ दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित, उसकी मां ने बाहर से खुशी खुशी आवाज दी। जल्दी तैयार हो जाओ, माया के घर वाले डिनर, रात के खाने पर आ रहे हैं। रोहित की आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। डिनर, उसे यह दिन अच्छी तरह याद था। आज की रात माया अपनी सहेली से मिलने का बहाना बनाएगी, लेकिन वह किसी सहेली के पास नहीं, बल्कि करण के साथ एक होटल में जाएगी। पिछली जिंदगी में रोहित को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस बार उसने धीरे से बुदबुदाया, मैं यह पूरा तमाशा खुद देखूंगा। अध्याय 2, खाने की मेज। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। रिश्तेदार हंस हंस कर बातें कर रहे थे और हल्का संगीत बज रहा था। तभी माया ने घर में कदम रखा। उसने क्रीम रंग की एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। वह बहुत शालीन और प्यारी लग रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन रोहित बस चुपचाप उसे देख रहा था। यह बहुत अजीब था। जिस चेहरे को देखकर कभी उसका दिल जोर से धड़कने लगता था, आज वही चेहरा उसे खतरनाक लग रहा था। माया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रोहित के बगल में आकर बैठी। तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, वह बोली। रोहित का मन किया कि वह जोर से हंस पड़े। वही पुराना अंदाज, वही झूठी फिक्र।
जैसे उसने पहले से इस नाटक की तैयारी की हो। मैं ठीक हूँ, उसने बहुत शांत रहकर जवाब दिया। पूरे समय माया एक आदर्श बहू और पत्नी होने का नाटक करती रही। सबको खाना परोसना, रोहित के कंधे को प्यार से छूना और उसके माता पिता की बातों पर मुस्कुराना। लेकिन रोहित की नजरें उसके फोन पर थीं, जिसे वह बार बार छिपकर देख रही थी। रात के ठीक 9 बजे माया अपनी जगह से उठी। मेरी एक कॉलेज की सहेली को अचानक मेरी मदद की जरूरत है, उसने माफी मांगते हुए कहा। मैं बस अभी मिलकर आती हूँ। उसके पिता ने अपनी आंखें सिकोड़ी। आज की रात? हाँ पापा, बहुत जरूरी काम है। रोहित आराम से कुर्सी से सटकर बैठ गया। फिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक पल के लिए माया के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह बहुत तेजी से बोली। रोहित मुस्कुराया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह चली गई। 10 मिनट बाद रोहित चुपचाप अपने कमरे में गया। उसने अपना पुराना लैपटॉप खोला। स्क्रीन की रोशनी उसके ठंडे चेहरे पर पड़ रही थी। घोस्ट वापस आ चुका था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तेजी से चलने लगी। सड़क पर लगे ट्रैफिक कैमरे, होटल के सीसीटीवी कैमरे और माया का फोन ट्रैक करना, सब कुछ उसके लिए चुटकियों का काम था। कुछ ही मिनटों में लैपटॉप की स्क्रीन पर कई वीडियोस चलने लगी और सामने वही नजारा था। माया, वह एक आलीशान होटल के अंदर जा रही थी और उसका हाथ करण के हाथ में था। कमरे में सन्नाटा था। रोहित बिना किसी भावना के स्क्रीन को देखता रहा। अगर पुराना रोहित होता तो वह इस वक्त पूरी तरह टूट जाता, लेकिन आज के रोहित के दिमाग में सब कुछ बिल्कुल साफ था। उसने उस होटल के लाइव वीडियो का कनेक्शन सीधे नीचे हॉल में चल रहे टीवी से जोड़ दिया। फिर वह बड़े आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसके माता पिता उसे देखकर हैरान थे। क्या हुआ बेटा? उसके पिता ने पूछा। रोहित ने हाथ में टीवी का रिमोट लिया। मुझे लगता है कि कल की शादी से पहले सबको एक सच जान लेना चाहिए। उसने बटन दबाया। टीवी की स्क्रीन थोड़ी झिलमिलाई और फिर होटल का वो नजारा सबके सामने आ गया। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की जान निकल गई हो। माया की मां के हाथ से कांच का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। टीवी पर करण और माया एक दूसरे का हाथ थामे हंसते हुए लिफ्ट के अंदर जा रहे थे। रोहित की मां ने सदमे में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। इसके बाद होटल के कमरे के अंदर की वीडियो स्क्रीन पर आई। उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन दोनों का रिश्ता साफ बयान कर रहा था। माया के पिता का चेहरा डर और शर्म से सफेद पड़ गया। यह सब क्या है? रोहित ने बहुत शांति से टीवी की तरफ देखा। यह सच है। अगले 1 घंटे के अंदर शादी कैंसिल रद्द कर दी गई। 2 घंटे के अंदर माया के घरवाले उसे घसीटते हुए अपने घर ले गए और 3 घंटे बीतते बीतते यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। शहर के किसी कोने में बैठी माया को अब एहसास हो रहा था कि उसका बुना हुआ आलीशान भविष्य पल भर में तबाह हो चुका था। अध्याय 3 क्लारा। अगली सुबह रोहित के घर के बाहर रिपोर्टर्स की भारी भीड़ जमा थी। रिश्तेदार लगातार आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कुछ को उस पर तरस आ रहा था तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन रोहित को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह हाथ में चाय का कप लिए शांति से छत पर बैठा था। तभी उसका ध्यान पड़ोसी बालकनी की तरफ गया, जहां से कोई उसे देख रहा था। वह क्लारा थी। पिछली जिंदगी में भी वह हमेशा वही थी, बिल्कुल शांत, मासूम और सब्र रखने वाली। उसने सालों तक रोहित से एक तरफा और खामोश मोहब्बत की थी, लेकिन जब रोहित की सगाई माया से हो गई तो क्लारा ने अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दफन कर लिया और बस उसकी खुशियों की दुआ करने लगी। रोहित को अचानक एक पुरानी और दर्दनाक बात याद आई। पिछली जिंदगी में माया ने एक बार क्लारा को सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत किया था, क्योंकि उसे शक था कि क्लारा अब भी रोहित से प्यार करती है। पर क्लारा ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था। वह बस एक उदास मुस्कान के साथ पीछे हट गई थी। तभी क्लारा धीरे धीरे दोनों घरों के बीच की दीवार के पास आई। क्या तुम ठीक हो? उसने बहुत धीरे से पूछा। रोहित ने उसकी तरफ देखा। सालों बाद पहली बार उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम हुए थे। मैं ठीक हो जाऊंगा। क्लारा थोड़ी हिचकिचाई। फिर उसने रोहित की तरफ एक टिफिन बॉक्स बढ़ाया। आंटी सुबह का नाश्ता बनाना भूल गई थी, उसने कहा। रोहित ने टिफिन खोला। अंदर सादा घर का बना खाना था, जो अब भी गर्म था। रोहित के दिल में कुछ ऐसा जागा जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। यह कोई पागलपन या दिखावा नहीं था, यह परवाह थी, बिल्कुल सच्ची और निस्वार्थ परवाह। उसी दोपहर माया वहां पहुंची। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह भागती हुई रोहित की तरफ बढ़ी। प्लीज मेरी बात सुनो। इससे पहले कि वह अंदर आ पाती, रोहित ने मेन गेट बंद कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वह रोते हुए चिल्लाई। नहीं, रोहित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। तुमने अपना खुद का भविष्य बर्बाद किया है। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे और तुम मुझे धोखा दे रही थी। माया अपनी जगह पर जम गई। पहली बार उसने रोहित की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिससे वह डर गई। रोहित बिल्कुल शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत।
वो भावुक इंसान जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचाती थी अब गायब हो चुका था, और उसे अचानक एहसास हुआ कि अब वह रोहित को बिल्कुल नहीं जानती। अध्याय 4 बदले की शुरुआत। करण गुस्से से पागल हो रहा था। इस स्कैंडल के बाद उसकी बदनामी हो चुकी थी और बाजार में उसकी साख को भारी नुकसान पहुंचा था। हाथ से बिजनेस डील्स निकल रही थीं और इन्वेस्टर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। माया लगातार रोए जा रही थी, लेकिन करण के दिल में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ नफरत और गुस्सा था। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वह गुस्से में बड़बड़ाया। अपने अपार्टमेंट में बैठी माया चुपचाप सोच रही थी। उसे लगा था कि रोहित उससे सफाई मांगेगा, रोएगा, टूट जाएगा, लेकिन इसके उलट उसने सबका सच सामने लाकर रख दिया और खुद वहां से चुपचाप निकल गया। इस बात ने माया के घमंड को गहरी चोट पहुंचाई थी। वह खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है ना, करण ने चिढ़कर कहा। हम उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। और इस तरह दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई। इंटरनेट पर रोहित के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाने लगी। पैसों की धोखाधड़ी के नकली आरोप लगाए गए। एडिट की हुई वीडियोस और अनजान नामों से शिकायतें दर्ज कराई गईं। अपनी पिछली जिंदगी में रोहित दिल से बहुत कमजोर था, लेकिन इस बार वह घोस्ट एक अदृश्य साया बन चुका था। एक एक करके उस पर निशाना साधने वाले सारे फेक अकाउंट्स रातों रात गायब होने लगे। करण और माया की पर्सनल चैट्स लीक हो गईं। उनके बनाए सारे झूठे सबूत बेअसर हो गए। तभी अचानक कई बड़े मीडिया पेजेस ने ऐसे सबूत पब्लिश कर दिए जिसने करण को गैरकानूनी कामों से सीधे जोड़ दिया। करण के होश उड़ गए। वह यह सब कैसे कर रहा है? माया चुपचाप कंप्यूटर स्क्रीन को देखती रही। उसके दिल के किसी कोने में अब गहरा डर बैठ चुका था। रोहित अब उनकी पहुंच से बहुत दूर और बेहद ताकतवर लग रहा था। इस सब के बीच रोहित ने शांति से अपनी खुद की एक नई कंपनी खड़ी करना शुरू कर दिया था। लालच के लिए नहीं, बल्कि पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए। और अब उसके सफर में क्लारा उसके साथ खड़ी थी। अध्याय 5 एक नए साम्राज्य की शुरुआत। रोहित और क्लारा के नए स्टार्टअप का पहला ऑफिस एक छोटे से स्टोर रूम से भी छोटा था। दीवार के सहारे एक टूटा हुआ व्हाइट बोर्ड टिका था। छत का पंखा जब भी चलता जोर जोर से हिलने लगता था। गर्मी के दिनों में वहां बैठना मुश्किल हो जाता था क्योंकि पुराना एसी ठीक से काम नहीं करता था। इसके बावजूद रोहित को अपनी जिंदगी में पहली बार वहां एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वहां कोई दिखावा नहीं था, भावनाओं का कोई खेल नहीं था। वहां सिर्फ एक सच्ची और ईमानदार मेहनत थी। क्लारा जमीन पर पालथी मारकर बैठी झटपट नूडल्स खाते हुए कुछ फाइलें संभाल रही थी। ऑफिशियल तौर पर अब हमारे पास 3 कर्मचारी हैं, उसने बड़े गर्व से कहा। रोहित ने अपने लैपटॉप से नजरें उठाई। उनमें से एक तो तुम्हारा कजिन भाई की है, पर गिनती में तो वह भी आता है ना। रोहित धीरे से हंस पड़ा। इस छोटी सी हंसी ने उसे खुद हैरान कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में माया के साथ मिली कामयाबी हमेशा बहुत तनाव और दबाव से भरी होती थी। वहां हर एक सफलता एक नई होड़ बन जाती थी, एक नया दिखावा। लेकिन क्लारा के साथ नाकामी भी भारी नहीं लगती थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। रोहित ने साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा एडवांस सिस्टम तैयार किया जिसकी नकल करना किसी के बस की बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ क्लारा धीरे धीरे उस कंपनी की जान बनती जा रही थी। उसे सभी कर्मचारियों के जन्मदिन याद रहते थे। वह देर रात तक रुककर नए इंटर्न्स की मदद करती थी। रात रात भर चलने वाले प्रोजेक्ट्स के दौरान वह थक चुके डेवलपर्स को खुद अपने हाथों से चाय पिलाती थी। कंपनी के लोग उसे दिल से मैम कहकर बुलाने लगे थे। एक शाम इन्वेस्टर्स के साथ एक मुश्किल मीटिंग के बाद रोहित ऑफिस लौटा। वह बेहद थका हुआ लग रहा था। वह डील हमारे हाथ से निकल गई, उसने कहा। क्लारा ने शांति से सिर हिलाया। कोई बात नहीं। रोहित ने हैरान होकर उसे देखा। बस इतना ही? तो क्या तुम चाहते थे कि मैं यहाँ तमाशा करूं? वह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था क्लारा। क्लारा ने उसे कॉफी का कप थमाया। तो क्या हुआ, कल हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। रोहित बस उसे देखता रह गया। कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक सच्चा साथ। उस रात उसने कई घंटों तक चुपचाप काम किया। तभी अचानक उसे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसने उसे अंदर से डरा दिया। वह खुश हो रहा था और यह खुशी उसे बदले की आग से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि खुश होने का मतलब था कि अब उसके पास फिर से कुछ ऐसा था जिसे खोने का डर उसे सता सकता था। दूसरी तरफ माया की कंपनी में हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। शुरुआत में उसे लगा था कि वह सब कुछ संभाल लेगी। आखिरकार उसके पास इन्वेस्टर्स थे, मीडिया का साथ था और करण भी था। लेकिन मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। एक लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान उनका मुख्य सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। क्लाइंट्स का सारा डेटा लीक हो गया। एक एआई सिक्योरिटी सिस्टम के खराब होने से कंपनी की बेहद जरूरी और गुप्त फाइलें डिलीट हो गईं। माया लगातार अपने इंजीनियर्स पर चिल्ला रही थी, इसे ठीक करो। लेकिन कोई भी उस समस्या को सुलझा नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछली जिंदगी में रोहित इन दिक्कतों के सामने आने से पहले ही उन्हें चुपचाप ठीक कर दिया करता था।
अब उसकी कमी का एहसास वैसा ही था जैसे किसी बहुत ऊंची इमारत के नीचे से उसकी नींद भी हटा दी गई हो। एक देर रात माया अपने आलीशान ऑफिस में अकेली बैठी थी। कांच की खिड़कियों पर शहर की रोशनियां चमक रही थीं। उसने पहली बार पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइलें खोलकर देखी। हर एक बड़ी कामयाबी, हर एक नामुमकिन डेडलाइन, हर एक बेहतरीन आइडिया। रोहित, रोहित और सिर्फ रोहित। उस कंपनी के कोने कोने पर रोहित की मेहनत के निशान थे। उसकी सांसें भारी होने लगी। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। कीबोर्ड पर ही सो जाने वाला रोहित, माया को अवार्ड मिलने पर गर्व से मुस्कुराने वाला रोहित, माया की इन्वेस्टर मीटिंग्स के लिए अपना खुद का जन्मदिन भूल जाने वाला रोहित। उस वक्त माया को लगता था कि रोहित का यह पागलपन उसकी कमजोरी है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि वह कमजोरी नहीं बल्कि उसका सच्चा प्यार था, और उसने उस सच्चे प्यार का सौदा अपने लालच के लिए कर दिया था। यह एहसास उसके दिमाग में किसी जहर की तरह फैल रहा था जो उसे पछतावे से भी ज्यादा तड़पा रहा था। कुछ दिनों बाद माया चुपके से रोहित के नए ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंची। वह विशाल इमारत इस बात का सबूत थी कि माया ने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया था। वहां के कर्मचारी जोश से भरे हुए थे। सिक्योरिटी सिस्टम कमाल का था। डिजिटल बोर्ड्स पर विदेशी कंपनियों के साथ उनकी पार्टनरशिप की खबरें चल रही थीं। लॉबी में लगे टीवी पर एक बिजनेस न्यूज चैनल रोहित की तारीफों के पुल बांध रहा था। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी का चेहरा बदलने वाला युवा जीनियस। माया खामोश खड़ी सब देख रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। मेन गेट के पास क्लारा खड़ी थी, जो एक घबराए हुए नए इंटर्न का इंटरव्यू से पहले टाई ठीक करने में मदद कर रही थी। वह लड़का बहुत शुक्रगुजार लग रहा था और क्लारा उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। उस एक छोटे से पल ने माया के दिल पर किसी गहरी चोट की तरह वार किया, क्योंकि उसे अचानक अपने और क्लारा के बीच का अंतर समझ आ गया था। माया लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी और क्लारा लोगों के दिलों में अपनापन जगाती थी। शायद इसीलिए रोहित आज क्लारा के साथ इतना शांत और खुश दिख रहा था, बिना किसी मानसिक तनाव के, बिल्कुल सुकून में। इससे पहले कि कोई उसे देखता, माया चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन उसके अंदर का खालीपन और गहरा हो चुका था। सालों बाद पहली बार वह घर गई और फूट फूट कर रोई, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी बहाने के। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पछतावा था। अध्याय 6, असली जीनियस। क्लारा कभी दिखावा नहीं करती थी। वह माया की तरह लालची और घमंडी भी नहीं थी, लेकिन वह लोगों के दिलों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। जहां एक तरफ रोहित दुनिया का सबसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्लारा अपनी समझदारी और प्यार से क्लाइंट्स, कर्मचारियों और इन्वेस्टर्स को संभाल रही थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे। महीने सालों में बदल गए। देखते ही देखते उनका यह छोटा सा स्टार्टअप एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक कंपनियों में से एक बन गया। दूसरी तरफ माया की कंपनी धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। रोहित के बिना कंपनी की कमजोरियां सबके सामने आने लगी थीं। उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह ठप हो गए और पुराने कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी टूट गया। अब माया को पुरानी बातें याद आने लगी थीं। वह रातें जब रोहित जागकर कोडिंग की बड़ी से बड़ी मुश्किलें चुपचाप ठीक कर दिया करता था। वह दिन जब वह माया की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए खुद खाना खाना भूल जाता था। इन्वेस्टर मीटिंग्स में वह हमेशा माया के सम्मान के लिए लड़ता था। उस वक्त माया को लगता था कि यह सब तो आम बात है, लेकिन अब उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ था। वह खुद कभी जीनियस नहीं थी। जीनियस तो हमेशा से रोहित था और उसने अपने ही हाथों से उसे खो दिया था। एक बारिश वाली शाम माया चुपके से रोहित की कंपनी की बड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंची। कांच की ऊंची मीनारें शहर की रोशनी में चमक रही थीं। बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स पर कंपनी का लोगो दिख रहा था। वहां काम करने वाले लोग रोहित के बारे में बड़े आदर से बातें कर रहे थे। उनके दिलों में रोहित के लिए डर नहीं बल्कि सच्चा सम्मान था। माया करीब 1 घंटे तक बाहर चुपचाप खड़ी रही। तभी उसने देखा कि रोहित और क्लारा एक ही छाते के नीचे हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। दोनों बहुत खुश और शांत लग रहे थे। यह देखकर माया के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसने सिर्फ पैसा नहीं खोया था, बल्कि उसने उस इकलौते इंसान को खो दिया था जो उससे बिना किसी मतलब के सच्चा प्यार करता था। अध्याय 7, घोस्ट नाम का हैकर। एक रात पूरी दुनिया की मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर आई। दुनिया की कई बड़ी और भ्रष्ट कंपनियों के गुप्त दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स अचानक इंटरनेट पर लीक हो गए। इन दस्तावेजों से टैक्स चोरी, ब्लैकमेलिंग और नेताओं को रिश्वत देने जैसे काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया। पूरी दुनिया के शेयर बाजार हिल गए और सरकारें परेशान हो गईं। दुनिया भर के जिन कंप्यूटर्स और सर्वर्स को हैक किया गया था, उन सब पर सिर्फ एक ही निशान दिखाई दे रहा था, एक घोस्ट भूत का लोगो। पूरा इंटरनेट इस खबर से गूंज उठा। घोस्ट वापस आ गया है। करण डर के मारे स्क्रीन को देखता रह गया। सालों पहले इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसे खतरनाक हैकर की चर्चा होती थी जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को पल भर में तबाह कर सकता था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो कोई भी रोहित को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वह इस हैकर का निशाना बन रहा था।
तभी करण को कॉलेज के दिनों की एक बात याद आई। कॉलेज में एक बार रोहित ने सिर्फ 10 मिनट में एक बहुत ही मुश्किल सिक्योरिटी चैलेंज को सॉल्व कर दिया था। उस वक्त सबने इसे एक मजाक समझकर टाल दिया था। याद आते ही करण का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह भागता हुआ माया के पास गया। क्या तुम्हें लगता है कि रोहित ही वह? नामुमकिन, माया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था। उसी रात करण ने डर के मारे विदेशों में छिपाकर रखे हुए अपने काले धन को दूसरे अकाउंट में भेजने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तभी अचानक उसके ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन काली पड़ गई और उन स्क्रीन्स पर धीरे धीरे सफेद अक्षरों में एक मैसेज लिखकर आया, तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए था। करण डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उसकी सांसें फूलने लगी। तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, इस बार मुझे सब कुछ याद है। यह देखते ही करण डर के मारे जोर से चीख पड़ा। अध्याय 8, क्लारा का प्यार। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी रोहित के लिए किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। कभी कभी वह रात को अचानक किसी बुरे सपने से जाग जाता। उसे महसूस होता कि उसकी नसों में आज भी वही जहर जल रहा है। कभी कभी वह घंटों चुपचाप एक ही जगह देखता रहता। क्लारा ने कभी उसे बोलने के लिए मजबूर नहीं किया। वह बस चुपचाप उसके पास बैठी रहती। सर्दियों की एक रात रोहित ने आखिरकार अपने दिल की बात कही। मुझे डर लगता है, उसने बहुत धीरे से माना। क्लारा ने हैरान होकर उसे देखा। पूरी दुनिया तुमसे डरती है, रोहित, उसने कहा। रोहित ने एक उदास मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा। उसने क्लारा की आंखों में देखा। मुझे तुमसे डर लगता है। क्लारा की आंखें भर आईं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया तो रोहित अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। क्लारा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे बीते हुए कल के जख्मों को तो नहीं भर सकती, वह हौसले से मुस्कुराई, लेकिन मैं तुम्हारे आने वाले कल के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। पुनर्जन्म के बाद पहली बार रोहित को अपने अंदर बदले की आग से भी ज्यादा एक तेज गर्माहट महसूस हुई। यह प्यार की गर्माहट थी। कुछ महीनों बाद दोनों ने बहुत सादगी से शादी कर ली। कोई तमाशा नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई बड़े मेहमान नहीं, बस कुछ करीबी लोग। रोहित के चेहरे पर एक सच्चा सुकून था और कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में बैठी माया इंटरनेट पर उनकी शादी की तस्वीरें देखकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। अध्याय 9, माया की बर्बादी। करण अब पूरी तरह बौखला चुका था। कर्ज लगातार बढ़ रहा था, पुलिस की जासूसी तेज हो गई थी और पुराने साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। घबराहट में उसने सारा दोष माया पर मढ़ दिया। तुमने तो कहा था कि रोहित कमजोर है, वह चिल्लाया। माया बिना कोई भाव दिखाए उसे देखती रही। कमजोर, यह शब्द अब उसे मजाक जैसा लग रहा था। एक रात करण ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने उसे पैसों की धोखाधड़ी, साइबर चोरी और गैरकानूनी लेनदेन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सारे पुख्ता सबूत अचानक पुलिस के हाथ लग चुके थे। करण तुरंत समझ गया कि यह किसका काम है, घोस्ट का। जब पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही थी तो वह पागलों की तरह रोहित का नाम चिल्ला रहा था, लेकिन रोहित वहां कभी नहीं आया, क्योंकि असली बदला लेने के लिए सामने आने की जरूरत नहीं होती। माया की बर्बादी थोड़ी धीमी थी पर बहुत दर्दनाक थी। उसके हाथ से कंपनी निकल गई, उसकी इज्जत चली गई और आलीशान जिंदगी भी खत्म हो गई। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और घर वालों ने भी भरोसा करना बंद कर दिया। उसने कई बार फिर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन हर नाकामी उसे रोहित की याद दिला देती थी कि कैसे वह नामुमकिन चीजों को भी चुटकियों में ठीक कर देता था। धीरे धीरे माया सड़कों पर अकेली घूमने लगी। कभी कभी लोग उसे पहचान लेते थे। यह कभी करोड़पति सीईओ हुआ करती थी। इसने अपने उस जीनियस पति को धोखा दिया था। कितनी बेवकूफ औरत है। लोगों के ये ताने उसके दिल में खंजर की तरह चुभते थे। एक दोपहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। माया की नजर सड़क के किनारे लगे एक बहुत बड़े डिजिटल बोर्ड पर पड़ी। उस पर रोहित और क्लारा की तस्वीर थी। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया गया था। दोनों बहुत खुश और शांत दिख रहे थे। माया गाड़ियों की भीड़ के बीच बीचों बीच खड़ी रही और बारिश में पूरी तरह भीगती रही। फिर वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी, एक टूटी हुई अजीब हंसी। मैं उसकी पत्नी थी, वह बार बार बुदबुदा रही थी। मैं एक महान इंसान की पत्नी थी। सड़क पर चलने वाले लोग उसे पागल समझकर दूर से निकलने लगे। गाड़ियां पास से गुजरती रहीं और माया धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते पर पागलपन की दुनिया में खो गई। अध्याय 10, आखिरी सच। कई सालों बाद रोहित आखिरकार माया से मिलने पहुंचा। वह एक पुरानी और सुनसान मार्केट के पास रहती थी। वह बहुत कमजोर और बीमार दिख रही थी। उसकी वो पुरानी खूबसूरती और शान पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जब उसने रोहित को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सेकंड्स तक वह बस उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम आए। रोहित खामोश रहा। माया उदासी से मुस्कुराई। तुम जीत गए। हमारे बीच कभी कोई मुकाबला था ही नहीं, माया, रोहित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। माया ने अपनी नजरें नीचे कर ली।
यह बात दिल को और ज्यादा दुखाती है। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर माया ने बहुत धीरे से एक ऐसी बात कही जिसकी उम्मीद रोहित को नहीं थी। शुरुआत में भले ही ना सही, पर बाद में मुझे सचमुच तुमसे प्यार हो गया था। रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था। मुझे पता है, उसकी आवाज कांप रही थी। पहले भले तुम मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी थे, लेकिन फिर न जाने कब तुम मेरा घर बन गए। रोहित के दिमाग में पुरानी यादें तैर गईं। साथ में खाना बनाना, देर रात तक ऑफिस में काम करना और मिलकर देखे गए सपने। वो झूठ जो धीरे धीरे सच्चे जज्बातों में बदल गए थे। इंसानी दिल सचमुच बहुत उलझा हुआ होता है, और यही जिंदगी का सबसे कड़वा सच था। माया ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। अगर मुझे एक और मौका मिले तो। तुम्हें वो मौका मिला था, माया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी माया ने एक बात गौर की, रोहित की आंखों में अब उसके लिए नफरत भी नहीं बची थी। वहां सिर्फ एक दूरी थी, और यह बात नफरत से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। वहां से जाने से पहले रोहित ने माया के पास एक लिफाफा रख दिया। उसमें इतने पैसे थे कि वह आराम से अपना खाना और रहने का खर्च उठा सके। यह कोई माफी नहीं थी, बस एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति फर्ज था। रोहित के जाने के बाद माया और फूट फूट कर रोई, क्योंकि आखिरी वक्त में भी रोहित ने उसे उसकी औकात से कहीं ज्यादा इज्जत और सहारा दिया था। अंत में बदले से परे एक शांत शाम को रोहित अपनी बड़ी हवेली की बालकनी में क्लारा के साथ खड़ा था। उनकी कंपनी अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी थी, लेकिन दोनों जन्मों में पहली बार रोहित को यह कामयाबी खोखली नहीं लग रही थी। क्लारा ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। क्या तुम फिर से बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो? हाँ, थोड़ा सा। क्या तुम्हें उन्हें छोड़ देने का कोई पछतावा है? रोहित ने सामने चमकते शहर की रोशनियों की तरफ देखा। नहीं, उसे आखिरकार एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी। बदले ने उसे इंसाफ तो दिला दिया था, लेकिन सुकून उसे सिर्फ प्यार से मिला था। कहीं दूर रात के अंधेरे में एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा था। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, और दुनिया के सबसे सुरक्षित सर्वर्स के अंदर एक आखिरी कोड आज भी सुरक्षित था। एक निशान, एक साया, घोस्ट, जो अंधेरे में रहकर चुपचाप सब पर नजर रखे हुए था। समाप्त।